जो अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के कारण होती है ना। पर ये दो के अलावा और भी होंगी, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, है ना, वो भी होंगी, पर हम मुख्य वो सभी यौगिकों में होती हैं। पर कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह के कारण अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं? दो प्रकार की, कार्बोनिल के C डबल बॉन्ड O पर योग और कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन पर, कार्बोनिल समूह और इसका अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर यदि एक प्रोटॉन उपस्थित है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो इस प्रोटॉन के कारण जो अभिक्रियाएं होंगी वो कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? हमने कहा कि इस कार्बोनिल समूह के कारण इस कार्बन पर डेल्टा धनावेश और ऑक्सीजन पर डेल्टा ऋण आवेश होता है, जिसके कारण ये प्रोटॉन अम्ल के रूप में निकल सकता है। निकलने के लिए ये अकेला चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है। तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड C हो गया, O माइनस, इस तरह से ये संरचना बन गई। क्या हुआ यहाँ से? माइनस H प्लस निकल गया। क्यों निकलेगा H प्लस? यदि क्षार की उपस्थिति हो। यदि ऐसा कार्बोनिल यौगिक है जिसमें अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन है और क्षार की उपस्थिति है, तो वो अल्फा कार्बन से प्रोटॉन को जल बनाकर ले जाएगा। जल बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? H प्लस, OH तो है ही, हमने डाला है ना, H प्लस ले जाएगा, निकल गया इसके साथ मिलके, और आपके पास ये बन गया। ये जो आपका बना, इसमें अब फिर दो अनुनाद संरचनाएं बनेंगी। ये वापस से इलेक्ट्रॉन इधर आए और इसके पास ऋण आवेश। इस संरचना को कहते हैं इनोलेट। इनोलेट, इनॉल, इनॉल बताया था मैंने। इनॉल क्या था? कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH भी, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, तो इनको हमने कहा था इनॉल। और ये संरचना देखें तो कैसी है? वैसी ही है, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या होना था? OH, और H चला गया तो क्या लग गया? 8, इनोलेट। ये जो इनोलेट संरचना है जब बन सकती है, तब क्या होगा कि इस संरचना में, क्योंकि इस अनुनाद संरचना का भी योग है, अब इस कार्बोनिल यौगिक के पड़ोस में यदि एक और कार्बोनिल का अणु आ जाता है, जिसमें इस कार्बन पर डेल्टा धनावेश, ऑक्सीजन पर डेल्टा ऋणावेश, ये हमेशा ही रहेगा, तो अब क्या करेगा? इनोलेट वाला जो हमारा कार्बन है, इसके ऊपर क्या है? ऋणावेश है। ये ऋणावेश कहाँ आक्रमण करेगा? इस कार्बन पर। क्यों करेगा आक्रमण? क्योंकि ये धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो आपके पास अभिक्रियाएं होंगी संघनन की अभिक्रिया। रिएक्शन क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन या संघनन। संघनन या कंडेंसेशन की रिएक्शन क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। संघनन की अभिक्रिया भी योगात्मक अभिक्रिया है, जिसमें दो अणु आपस में जुड़ते हैं, परंतु साथ में कोई छोटा अणु, जल का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, इस प्रकार के छोटे अणु निकल जाते हैं। तो जो बड़े हमारे अणु के भाग हैं वो तो आपस में मिलकर एक नया अणु बना लेते हैं, और योगात्मक में कुछ निकलता नहीं है। योगात्मक अभिक्रिया में केवल योग होना है दो का। संघनन की अभिक्रिया में योग के साथ कोई छोटा अणु, जैसे कौन सा? H2O, अमोनिया, CO2, इस तरह के छोटे अणु निकल जाएं।
और शेष बचे हुए हमारे पास एक अणु बना ले, वो कहलाएंगी संघनन की अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम जो है एक कंपाउंड पूरा कर देते हैं इसको। मान लिया ये हमारा क्या है, एसीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही दर्शाते हैं। एक कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, अगर इधर भी CH3 होता तो दूसरे कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन। अब हमने ये लिया है एल्डिहाइड का उदाहरण, CH3 क्या हुआ, H H H, इसको सबको पूरा कर दें। यहां पर क्या होगा, CH3 और यहां पर H, एसिटल्डिहाइड का अणु लिया है हमने, और दूसरा एसिटल्डिहाइड का अणु किसमें बदल चुका है, इस इनोलेट में, ये वाला। दो अणु हैं ये अलग अलग। एक अणु पहले पद में OH आयन से अभिक्रिया करके किसमें बदल चुका है, इनोलेट में, वो अणु तो यहां आ गया। और दूसरा अणु अभी कुछ नहीं हुआ है, उसने क्षार से अभिक्रिया नहीं की है ना, अभी इंडिपेंडेंट घूम रहा है। तो अब इन दोनों में आपस में अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया होने से क्या बना, देखिए क्या बनेगा, इस कार्बन पर O ऊपर माइनस हो गया, ये वाला CH3, यहां पर क्या आया, ये वाला कार्बन है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन को तो नीचे लिख लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन जो था ये नीचे लिख लिया, और ये कार्बन से जो बॉन्ड बना, ये कार्बन, इसके पास H H CO, दोनों आपस में जुड़ गए। ये जो माइनस है, अब ये माइनस ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर जब हमने OH माइनस डाला था तो यहां पे ये क्या निकल गया था, वाटर, है ना। ये वाटर वापस से इसको क्या दे देगा, H दे देगा। और OH माइनस क्योंकि उत्प्रेरक है, ये OH माइनस क्या है, उत्प्रेरक है, तो ये क्या करेगा कि जल का अणु इसको H दे देगा, OH माइनस निकल जाएगा। तो हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा, OH। ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें क्या है, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। एक ही अणु में दो क्रियात्मक समूह हैं, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। एल्डिहाइड एल्ड, और अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डोल, एल्डोल, या इसको ऐसे भी एल्डोल लिख सकते हैं। अभिक्रिया का नाम हो गया एल्डोल संघनन। देखो अनुनादी संरचना क्या होती है, अनुनादी संरचना वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि आधे अणु इस रूप में है और आधे अणु इस रूप में है, ऐसा नहीं होता है। अनुनाद क्या होता है कि वास्तविक संरचना ना ये है ना ये है, एक और तीसरी संरचना है जिसमें इसके भी गुण हैं और इसके भी गुण हैं। तो अब संरचना वास्तविकता में ये मत कहो कि ये भाग ले रही है ये भाग ले रही है, वास्तविक संरचना अभिक्रिया में भाग ले रही है। उस वास्तविक संरचना पे क्या है, इस कार्बन पर द्विबंध का भी गुण है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे वो आक्रमण करता है इस कार्बन पे, क्योंकि वास्तविकता में जो इनोलेट बना उसमें क्या है कि जो माइनस चार्ज है वो ना तो यहां ऑक्सीजन पर स्थिर है ना इस कार्बन पर स्थिर है। अनुनाद का मतलब क्या है, अनुनाद का मतलब है डिलोकलाइज्ड है ना, विस्थानीकृत है। तो क्या है कि कुछ आवेश माइनस इस कार्बन पर और कुछ माइनस इस ऑक्सीजन पर। तो जो कार्बन पर कुछ ऋणावेश है वो कहाँ आक्रमण कर रहा है, इस कार्बन पे। लेकिन रिएक्शन को कागज पे हम अच्छी तरह दिखाने के लिए क्या करते हैं कि उस अनुनादी संरचना का प्रयोग कर लेते हैं जिससे हमें रिएक्शन थोड़ा आसानी से दिखाई देती हो, वरना अनुनादी संरचनाएं लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि दो संरचनाओं के गुण हैं। तो जहां हमें उस गुण का उपयोग करना है वो वाली अनुनादी संरचना लिख लेंगे, जहां दूसरे गुण का उपयोग करना होगा उसको लिख लेंगे। वास्तविकता में तो उसमें दोनों के ही गुण हैं। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, आपका एल्डोल बन गया। प्रतिस्थापन तो अलग है बेटा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है,
प्रतिस्थापन में हमने कहा था कि आपके पास 4 तरह की, हमारे पास मुख्य 5 तरह की अभिक्रियाएं हैं। जो रिएक्शंस हैं हमारी, उनको हम कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः 5 तरह में बांट सकते हैं। पहली प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन में क्या होगा कि एक अणु में जो मुख्य अणु का समूह है वो तो ऐसे का ऐसे रहेगा, एक छोटा समूह किसी दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, R तो ऐसे का ऐसा रहा, उसका एक छोटा भाग चला गया और दूसरा छोटा भाग आ गया और यहां पर X माइनस चला गया। ये रिएक्शन कहलाएगी प्रतिस्थापन। ठीक है। दूसरी तरह की रिएक्शन होगी योगात्मक। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में एक हमारा अणु होगा जिसमें या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक दूसरा अणु आकर जुड़ जाएगा, उस डबल बॉन्ड पर जुड़ जाएगा, A और B। ये हो गई योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन। अब यहां पर तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बोनिल में अभी हमने क्या पढ़ी पिछली कक्षा में, इस पर भी योग हुआ। जो पिछली बार हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी हैं, YZ। ये कोई हमारे पास अभिकर्मक आया, क्या हो गया, Y तो जुड़ गया मान लिया कार्बन पर और Z जुड़ गया ऑक्सीजन पर। ये भी योगात्मक अभिक्रिया। देखो क्या है ये, योगात्मक अभिक्रिया। NH3 है ना, ये NH3 कह दें हम, तो इस NH3 में से NH2 तो जुड़ गया कार्बन पर, है ना, और H चला गया ऑक्सीजन पर। योगात्मक अभिक्रिया। ये कौन सी योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि आने वाला समूह इलेक्ट्रॉन्स ने ही के रूप में आता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये वाली अभिक्रिया नाभिक ने ही, क्योंकि कार्बन पर डेल्टा धनावेश होता है और उसके कारण नाभिक नहीं आता है। तो 2 तरह की हो गई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी हो गई विलोपन की अभिक्रिया। विलोपन की अभिक्रिया यदि हम अभिक्रिया करा दें एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक एल्कीन का पार्ट पढ़ा था हमने, क्या हुआ एल्कीन के पार्ट में, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो HBr निकल जाएगा, निकल गया और डबल बॉन्ड बन गया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विलोपन। मुख्य अणु जो है वो ऐसा का ऐसा रह गया, एक छोटा अणु विलोप होके चला गया, विलोपित होके। तीसरी तरह की हो गई विलोपन की अभिक्रिया। ठीक है। चौथी तरह की रिएक्शन होती है संघनन की अभिक्रिया। संघनन में क्या हुआ, यहां पे दोनों अणु जुड़े थे। संघनन में क्या होगा कि 2 अणु जुड़ेंगे, यहां पे भी 2 अणु जुड़ गए, ठीक है, पर यहां पर जो 2 अणु जुड़े हैं वो एक तरह से वहां पर अभी तक जो हम रिएक्शन देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होगा। इस योग के बाद एक छोटा अणु अधिक स्थायी उत्पाद बनने के लिए जब इसको हल्का सा गर्म भी करें, हल्का सा, बेस तो हमारे पास है ही, उपस्थिति है, -H2 क्या होता है, यहां से निकल जाता है और हमारे पास अंतिम उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, असंतृप्त एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसलिए इस रिएक्शन को योगात्मक अभिक्रिया ना कह के संघनन की अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि संघनन की अभिक्रिया विशेष प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया होती है जिसमें योग होने के बाद अधिक स्थायी उत्पाद के लिए एक छोटा अणु अपने आप ही निकल जाता है। यहाँ पे वाटर अपने आप निकल गया, इसके तुलना में ये बहुत अधिक स्थायी है। तो संघनन की अभिक्रिया एक तरह से क्या है, विशेष प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद में जो लास्ट तरह की है वो है आपकी पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास की अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ना तो कुछ नया जुड़ता है
ना कुछ निकलता है, ना कोई प्रतिस्थापन होता है किसी अणु में। जो परमाणु हैं उनका आपस में केवल स्थान बदल जाता है, एक अणु और दूसरे अणु में बदल जाता है, एक यौगिक दूसरे प्रकार के क्रियात्मक समूह में बदल सकता है, या क्रियात्मक समूह समान हो, कार्बन की श्रृंखला बदल सकती है, अणुओं का अणु के अंदर जो परमाणु हैं, जो आपके एटम हैं, उनका विन्यास बदलना है, स्थान बदलना है, अभिक्रिया कहलाएगी पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। तो जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं वो सब इन 5 तरह की रिएक्शंस में आ जाएंगी। अब ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी एल्डोल संघनन, एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो उत्पाद बना एल्डोल। अगर हम इसकी जगह ले लें कीटोन, CH3, और यहां आपको दिखाया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ये अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जगह उससे भी थोड़ा सा दुर्बल हम ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी हो जाती है, बहुत दुर्बल क्षार की उपस्थिति में भी हो जाती है। तो आपके पास क्या होगा, उत्पाद पूछ लिया गया क्या है ना, क्या पूछ लिया गया, उत्पाद क्या। तो जो पहले हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें योग हो रहा था, अब यहां पर योग होने के लिए तो कुछ है नहीं, एक अणु अब यहाँ पे यूं लिखा हुआ है तो वो 2 हमें खुद ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अब ये कहेंगे एक अकेले अणु में क्या अभिक्रिया होगी, पर इसके 2 अणु दूसरे विलयन में हैं ही उपस्थित, एक अकेला थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर कीटोन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो सीधा आप क्या करें, यहाँ पर -H2O और यहाँ पर बना दें CH2CO CH3, इसको छोटा करके रिएक्शन को लिखें तो एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 पे माइनस चार्ज आ गया, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई है ना। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए बना दिया, वरना वैसे आप इस रिएक्शन को लिखें तो ये छोटा कर सकते हैं हम। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, और जब ये बन गया तो ये क्या करेगा, अब दूसरा जो आपका एसीटोन है, ये एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 इस कार्बन पर आक्रमण करेगा यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, नीचे लिख देते हैं, ये वाला C लिख लिया पहले, O ऊपर, ये वाला CH3, ये CH3 नीचे आ गया, यहाँ पर CH2 CO CH3, ये O माइनस, ठीक है। अगले पद में क्या होगा, H2O माइनस OH माइनस, H वापस आ जाएगा, CH3 CH3 OH CH2 CO CH3। अब ये जो CH2 है, इस CH2 को हम एक H ऊपर एक H नीचे लिख लें, ये जो बना ये क्या बन गया, कीटोल। इसमें क्या है, एक कीटोन और एक OH, तो हो गया कीटोल। पर रिएक्शन को कीटोल संघनन नहीं कहते हैं, रिएक्शन को एल्डोल संघनन ही कह देते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार की रिएक्शन है, दोनों को अलग अलग नाम देके अलग अलग याद करें, इसकी बजाय नाम एक ही देंगे क्योंकि याद एक ही बार करेंगे। एल्डोल संघनन जो एल्डिहाइड भी दर्शाते हैं, जो कीटोन भी दर्शाते हैं। यदि एल्डिहाइड का एल्डोल संघनन होता है तो उत्पाद एल्डोल बनता है, यदि कीटोन का संघनन होता है तो उत्पाद कीटोल बनता है, ठीक है। अब ये जो कीटोल बना, इसमें से भी क्या होगा, जल निकल जाएगा, तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। ये जो यौगिक बन रहे हैं इनका विशेष महत्व है। क्या महत्व है, देखिए ये कार्बोनिल समूह है
इसका अल्फा कार्बन और इसका बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा के मध्य में डबल बॉन्ड है, ये कहलाते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। यहां पर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है, वहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया है। क्योंकि अब यहां पर क्या है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहता है ना, विद्युत ऋणी है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से इधर से इधर जा सकते हैं, तो इसमें अनुनाद होता है। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं रहते, योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन के जैसी नहीं दर्शाते। एल्कीन में जो योगात्मक अभिक्रिया होती है यहाँ पर, वो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पाई बंध स्थिर नहीं है। इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? विस्थानीकृत हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। कैसे डीलोकलाइज्ड हैं? इसकी अनुनाद संरचना बन सकती है। जब अनुनाद संरचना बनेगी, इस कार्बन पर तो आ गया धनावेश, और यहां पर CH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन पर ऋणावेश। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्थिर नहीं होता, स्थानीकृत नहीं होता, डीलोकलाइज या विस्थानीकृत होता है, जिसके कारण यहाँ पर एल्कीन वाली योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाने के लिए एक बहुत आसान विधि है। कौन सी विधि? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन। अब ये जो हमने एल्डोल संघनन पढ़ा, इसमें आता है मिश्रित एल्डोल संघनन। अब आपसे पूछ लिया जाए कोई प्रश्न कि निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन दर्शाएगा? बताएं, इनमें से कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन दर्शाएगा? क्योंकि अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन सिर्फ इसके पास है, ना इसके पास, ना इसके पास, ना इसके पास। ठीक है। अब यहां पर एल्डिहाइड है, हम यहां पर कीटोन दे देते है ना, तो एल्डोल संघनन, अब ये नहीं कि एल्डिहाइड नहीं देखना है, ये एल्डोल संघनन क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा वो यौगिक जिनके पास अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन नहीं है। जैसे इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहां पर अल्फा कार्बन तो है पर तीनों प्रोटॉन क्लोरीन से रिप्लेस्ड हैं। यहां पर भी अल्फा कार्बन बेंजीन वलय का हिस्सा है, उसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है। तो अल्फा कार्बन पर जब प्रोटॉन नहीं होता तो एल्डोल संघनन नहीं होता। पर यदि मान लिया इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा? इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा? अब चार आपके पास में चॉइस आएंगी, है ना। पहली चॉइस क्या कहती है? CH3 CH3 है ना, सीधा डबल बॉन्ड दिखाते हैं, CH COH। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है दोनों
अच्छा, एक काम और करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C, पहली ऑप्शन में हम कहते हैं ये और ये, ठीक है। दूसरी ऑप्शन में मैं कहती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड C H CHO, और इसके साथ और CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C H CO CH3, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 में दिए सभी यौगिक, और चौथा हो गया कोई भी नहीं। अब क्या होगा, रिएक्शन तो बहुत आसान लग रही थी, है ना। जब प्रश्न आ गया एग्जाम में तो बहुत सारे कंपाउंड आ गए, कौन दिमाग लगाए क्या है क्या नहीं। आंसर है तीसरा नंबर का ऑप्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मिश्रित एल्डोल संघनन। ठीक है, जब प्रश्न आएगा तो हमें रिएक्शन कंफ्यूजिंग नहीं लगे। क्या होगा कि जब हमारे पास दो ऐसे अणु हैं जिनके दोनों के पास अल्फा कार्बन के पास प्रोटॉन है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे बहुत सारे। ये मान लिया कंपाउंड नंबर ए, ये कंपाउंड नंबर बी। कंडेंसेशन में हो सकता है ए प्लस ए का रिएक्शन हो, ए प्लस ए का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों ही एसीटोन, 3 कार्बन है इसमें, ये 6 कार्बन वाला ये बन जाएगा। दोनों अगर एसीटोन होंगे तो यही बनाया था, देखो अपनी कॉपी में पीछे अभी हमने एसीटोन की रिएक्शन लिखी थी। यही बना था ना, एसीटोन की रिएक्शन पड़ी थी तो यही बना था, ये कंपाउंड बन गया। दूसरा हो सकता है बी प्लस बी, ये भी हमने अभी पढ़ा है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जो सबसे पहली पढ़ी थी। 2 रिएक्शन पढ़ी है हमने, पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी एसिटल्डिहाइड की, उससे क्या उत्पाद बना था एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन से, ये वाला, यही बना था ना, देखो है ना, यही बना था, तो ये भी बन गया। अब हो सकता है कि ए में से अल्फा कार्बन से प्रोटॉन चला जाए, ए के अल्फा कार्बन से प्रोटॉन चला जाए और बी पर जाकर वो आक्रमण करे। तो अगर इससे प्रोटॉन जाएगा और बी पर जाकर आक्रमण करेगा तो यौगिक ये वाला बनेगा, क्योंकि ये देखो CH3CO CH2 माइनस, CH2 माइनस यहां आएगा, OH यहां पर रहना था, CH3 CHO। यदि हमने 2 यौगिकों का मिश्रण ले लिया जिसमें दोनों के ही पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो सभी संभावित पेयर्स में रिएक्शन हो सकता है, ए का ए से, बी का बी से, ए का बी से और बी का ए से। अब इन दोनों में अंतर है, क्यों अंतर है कि H इससे भी जा सकता है, इससे भी, और वो दूसरे पर जाकर आक्रमण करेगा तो आपके पास ये दोनों बनेंगे। तो वास्तविकता में उत्पाद क्या बनेंगे, इन चारों उत्पादों का मिश्रण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। प्रायोरिटी किसकी होगी, इसके अंदर चारों का मिक्सचर ही बनता है इस रिएक्शन में, इसमें प्रायोरिटी की इतनी ज्यादा बात नहीं होती है। प्रायोरिटी की बात आएगी अभी दूसरी रिएक्शन में जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं।
कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, है ना। इस रिएक्शन में तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम इसका कोई इतना महत्व नहीं है, क्योंकि अणु का आकार त्रिविम बाधा भी कार्य करती है, थोड़ा बहुत अंतर बनेगा, पर वो इतना अधिक अंतर नहीं है कि उसको कोई उत्पाद मान लिया 50-50% बनना चाहिए, 50 की जगह वो 55 और 45 बनता है, तो वो हम नहीं कहते कि एक ज़्यादा एक कम है। एक 80% और एक 20% बनता है, तब हम कहेंगे कि इसमें अंतर है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक और उदाहरण लेते हैं। ये अभी एल्डोल संघनन ही चल रहा है। उत्पाद क्या बनेगा इस अभिक्रिया में? जैसे अब हमने यहाँ पे ये जो उत्पाद लिखे थे ना, 4 बनाए थे, है ना। अब इसमें हम ऑप्शन देते हैं कि उत्पाद में जो संघनन उत्पाद बनेगा केवल 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे। उत्तर है इसमें उत्पाद 2 बनेंगे, है ना। ये इसीलिए लिखा एग्जाम्पल मैंने, रिएक्शन पढ़ ली, समझ में आ गया। यहां पर 1 बन रहा था, वहां पर 4 बन रहे थे। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया। दो कैसे बनेंगे, 2 क्यों बनेंगे? 2 बनेंगे तो मैंने बता दिया, मैडम ने बता दिया उत्तर। आ गया समझ? देखिए इस यौगिक में अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन नहीं है ना, नहीं है। तो जब क्षार से इनोलेट बनेगा, वो इससे तो बनेगा ही नहीं, इनोलेट बनेगा यहां। अब इनोलेट बन गया आपका CH2 माइनस COH, ये इनोलेट बन गया OH माइनस के आने से। अब जब ये इनोलेट बन गया तो ये अब अभिक्रिया कर सकता है एक दूसरे, इससे भी और इससे भी रिएक्शन कर सकता है। इनोलेट नहीं बनेगा, पर कार्बन पर तो आक्रमण हो ही सकता है। कार्बन तो इसका भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। आ गया समझ में कि इनोलेट तो एक ही बनेगा, पर ये इनोलेट अब इस कार्बोनिल यौगिक पर भी आक्रमण कर सकता है और इस पर भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो आपके उत्पाद क्या बनेंगे? 2। कैसे? इसके साथ तो बन जाएगा CH3, ये H आ गया नीचे, ये वाला O चला जाएगा ऊपर OH, ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा ये वाला CH2, और इसके बाद COH। एक तो ये बन गया, और दूसरा इसकी जगह यहां से शुरू करेंगे C6H5, ये कार्बन, ये CO का हो गया OH, ये वाला H नीचे, C, अब जो C आएगा वो ये वाला CH2 आएगा वापस से, CH2 COH। तो वैसे तो वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते, परंतु मिश्रित एल्डोल संघनन में एक अन्य यदि एल्डिहाइड कीटोन उपस्थित हो जिसके पास अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन है, उसके साथ मिश्रित उत्पाद दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं अकेला सिर्फ बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन दर्शाएगा या नहीं, तो नहीं, अकेला तो नहीं दर्शा सकता। तो इस तरह से आपको जब प्रश्न आएगा तो पहले तो यह पहचानना है कि रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन है। यदि एक भी कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन है ऐसा,
जिसके अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन है और हमें तीर के ऊपर रिएक्शन कंडीशन में क्षार दे रखा है, तो हमें संघनन की अभिक्रिया दर्शानी है। और यदि एक से अधिक दे रखे हैं तो वहां पर हमें मिश्रित उत्पाद बनाने हैं। और मिश्रित उत्पाद कितने बनेंगे? अकेला भी बन सकता है, 4 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं। अब वो तो 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा अगर मिक्स कर दोगे तो उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर अभिक्रिया के मिश्रण में आप और ज्यादा कंपाउंड डालते चले जाएंगे, देखिए आगे की स्लाइड दिखा दें तेजी से बच्चों को, जरा रिवीजन हो जाएगा इस रिएक्शन का जो मैंने पढ़ाई है अभी। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाने के लिए ये हमने देखा कि किस प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन वाले जो हमारे कार्बोनिल यौगिक हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उससे एल्डोल बनता है। अगली स्लाइड। ये क्रियाविधि आपको बताई गई है कि किस तरह से इनोलेट बनता है और इनोलेट फिर दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। अगली स्लाइड। क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में देखिए एसिटल्डिहाइड और दूसरा कंपाउंड जो है उसका नाम क्या होगा? नाम बोले। 2 कंपाउंड दिखाए हैं बाईं ओर, एक तो एसिटल्डी, बाईं ओर देखें, बाईं ओर 2 कंपाउंड जो हैं, एक तो ऊपर एसिटल्डिहाइड है CH3CHO और उसके नीचे है CH3CH2CHO, प्रोपेनल, है ना। अल एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है, प्रोपेनल। तो उससे आपके पास 4 उत्पादों का मिश्रण बन रहा है, जिसमें ऊपर वाले 2 तो सरल एल्डोल संघनन उत्पाद जो अपने ही साथी के साथ रिएक्शन करके बने हैं, और नीचे वाले 2 क्रॉस रिएक्शन से बने हुए प्रोडक्ट हैं। अगली स्लाइड दिखाएं। यदि एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन ना भी हो, तो भी यदि दूसरा कोई ऐसा एल्डिहाइड कीटोन उपस्थित है, जैसे नीचे देखें, वो वाली रिएक्शन में अब जल्दी से नहीं लगेगा कि एल्डोल संघनन है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, है ना। बेंजल्डिहाइड में तो लगेगा कि नहीं है। अब एसिटोफिनोन में भी जल्दी से ध्यान नहीं जाए हमारा, लेकिन वहां पर CO के साथ CH3 जो है वहां पर अल्फा कार्बन पर है, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पर देखें मुख्य उत्पाद। टेम्परेचर इसलिए देते हैं कि वो अंत में जो जल निकलना है, वाटर, 293 का मतलब क्या है? 20 डिग्री। कमरे के तापमान, हमारे जयपुर के तो कमरे के तापमान से भी कम है। ठंडे प्रदेशों में या कोई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे रिएक्शन कहीं किसी ने स्टडी की हो, वहाँ सर्दियों में 0 डिग्री या माइनस रहा हो, है ना, वहाँ के लिए ये महत्व है। अब यहाँ पर देखिए जो आपने पूछा था मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पर जो 2 वो हैं आपके, एसिटोफिनोन से भी बनेगा एक, पर मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है? एक वो और एक वो, है ना। त्रिविम बाधा इसमें कम है क्योंकि बेंजीन रिंग बड़ी है। यहां अंतर क्यों बढ़ रहा है? जो एल्किल समूह है वहां पर समूह इतने बड़े छोटे नहीं होते हैं, परंतु बेंजीन रिंग जब हो गई तो वो बड़ी हो गई। अब उसके पड़ोस में यदि एक CH3 ग्रुप भी और है कार्बन पे, जिसपे आके आक्रमण हो रहा है, एक तरफ बेंजीन रिंग एक तरफ CH3, और दूसरे कंपाउंड में एक तरफ बेंजीन रिंग एक तरफ हाइड्रोजन, तो उस कार्बन पर आसानी से आक्रमण होगा। जहां एक और हाइड्रोजन है उस ओर से आ जाएगा इनोलेट, जहां CH3 होगा वहां पर थोड़ी सी रुकावट ज्यादा होगी। इसीलिए त्रिविम बाधा के कारण ऐसा कंपाउंड आपका ज्यादा बनेगा, वरना दूसरे कंपाउंड में क्या होता? दूसरे कंपाउंड में क्या अंतर बनना था? इस कार्बन पर हाइड्रोजन की जगह क्या होता? CH3। 2 का मिश्रण बनना चाहिए था, बनेगा 2 का, 1 दिखाया है। क्यों? क्योंकि मुख्य उत्पाद यही है, दूसरा बहुत कम मात्रा में बनता है। अब हमारे पास जो अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन के लिए हम देखते हैं हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है? हाँ, ये नई अभिक्रिया है। देखिए हमने बताया कि वो यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनके अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन है, क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन दर्शाते हैं, और वो कार्बोनिल यौगिक जिनके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते हैं। क्या होता है उनमें?
मान लिया ये, या C6H5CHO, है ना। कीटोन होगा, एल्डिहाइड ही ज़्यादा होंगे क्योंकि एक ही और अल्फा कार्बन है, इधर तो एक भी नहीं है। अगर हम कीटोन भी लेंगे तो या तो हमें इस तरह का कीटोन लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा कार्बन पर बिल्कुल ही हाइड्रोजन ना हो दोनों तरफ, बेंजोफिनोन, है ना। वरना ज़्यादातर यौगिक जो होंगे इस तरह के वो कौन से होंगे जिसमें एक H है, दूसरा भी H है, या दूसरी और ऐसा कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन नहीं है ना। इस तरह के यौगिक हमने CCl3 वाला भी उदाहरण लिया था। वही रिएक्शन कंडीशन बना दी हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी डाल दिया। एल्डोल संघनन तो नहीं होना है पर हमने रिएजेंट डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं होगी या कुछ होगा? होगा। क्या होगा? कैनिज़ारो अभिक्रिया होगी और इसमें क्या होता है? स्वयं ऑक्सीकरण अपचयन, स्वयं ऑक्सीकरण अपचयन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है? एक अणु का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे अणु का रिडक्शन हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा? HCOOH, एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होके क्या बनता है? एसिड। और अपचयन होके क्या बनेगा? CH3OH, अल्कोहल। यदि बेंजल्डिहाइड है, दो अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे, क्षार की उपस्थिति में एक का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, C6H5COOH अम्ल बन गया, और दूसरे से C6H5CH2OH। तो एक अणु का ऑक्सीकरण, दूसरे अणु का अपचयन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब OH माइनस है, अल्फा कार्बन तो है ही नहीं जिसके प्रोटॉन को OH लेके जाए, है ना। अल्फा कार्बन नहीं है ना, पर अब यहाँ पे OH घूम रहा है, डाल दिया हमने रिएक्शन मिक्सचर में, क्या करेगा? और कहीं भी कुछ भी उसके पास चॉइस नहीं है, केवल इस कार्बन के पास ही बार बार जाएगा जो डेल्टा धनावेशित है कि भाई कहीं से बॉन्ड बनाता हो तो रिएक्शन हो जाए। तो कुछ अणुओं में क्या होगा? C, ये जो है आपका OH माइनस कहाँ आ जाएगा? इस कार्बन पर। और यहां आपके पास क्या बन गया? देखें क्या बन गया? CHO माइनस, और ये वाला क्या आ गया? OH, है ना। चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। OH, ये बन गया। अब अगर यहां पर H प्लस आ जाए, अब आगे क्या होगा? या तो यहां पर H प्लस आ जाए, H प्लस आएगा तो डायोल बन जाएगा। कौन सा डायोल? जेम डायोल। जेम डायोल स्थायी होता ही नहीं है, उसमें से तो वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल गया तो वापस से यही एल्डिहाइड बन जाए, तो वो तो रिएक्शन हुई ना हुई बराबर है। दूसरी ऑप्शन क्या है? ये इधर आए, अब ये इधर आए तो या तो ये OH जाए, OH जाए तो भी वही वाली बात होगी, OH आया OH चला गया, इसका मतलब रिएक्शन हुई नहीं, है ना। तो दूसरी और क्या चीज है जाने के लिए? या तो OH है या H है, और जो H है वो कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अब ये H इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो लेकर जाने को हम बोलेंगे हाइड्राइड। अगर H प्लस के रूप में जाता है तो हम बोलते हैं प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन स्थानांतरण, है ना। और यदि H जा रहा है माइनस चार्ज लेके तो हम कहेंगे हाइड्राइड स्थानांतरण, हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये कहाँ जाएगा? H माइनस निकलना है, ये H माइनस क्या करेगा? एक दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ही, दो अणु लेने थे ना, एक का ऑक्सीकरण होना था एक का अपचयन होना था,
तो यहां पर हमारे पास, क्योंकि इस कार्बन के पास डेल्टा धनावेश और ऑक्सीजन के पास डेल्टा ऋणावेश है, H जब माइनस के रूप में जाएगा तो बड़े आराम से कहां चला जाएगा? कार्बन के पास। और ये कार्बन के पास जाने का मतलब क्या हुआ? हाइड्राइड स्थानांतरण हो गया, है ना। हाइड्राइड शिफ्ट लिख देती हूं मैं इसको छोटा, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। और हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या बन गया? अब देखें क्या बन गया। यहां पर क्या बन गया हमारे पास? CH O तो डबल बॉन्ड बन गया, और ये नीचे OH प्लस यहां क्या बन गया? C, 2 H तो पहले ही थे, एक H और आ गया, है ना। तो CH3, और यहां पर जब ये आएगा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 4 ही हो सकते हैं। तो यहां पे हो गया O माइनस, O माइनस। पर अब यहां पर ये अम्ल है, ये अल्कोहल है, यदि दोनों डालें तो क्या होगा कि ये अधिक एसिडिक है ना। H जो है यहां से यहां चला जाएगा, वापिस से क्या होगा? अब होगी प्रोटॉन शिफ्ट, H प्लस शिफ्ट, और यहां तो बन जाएगा आपके पास H, ठीक है। यहां पर COO माइनस ऐसे लिख देते हैं। फॉर्मेट कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो था आपका CH3OH अल्कोहल, क्या हो गया? स्वयं ऑक्सीकरण अपचयन। अब ये ऐसे यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है हमने? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास OH आया है ना, ऋणात्मक रूप में आया है, ठीक है। हमने रिएक्शन में क्या लिया होगा? खाली OH तो लेंगे नहीं। मान लिया हमने लिया KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH लेंगे तो K प्लस OH माइनस, तो इसका OH माइनस तो रिएक्शन में यहाँ पे भाग ले गया। K प्लस क्या है? बचा हुआ है, वो K प्लस कहाँ आ जाएगा लास्ट में? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाएगा, ठीक है। स्वयं ऑक्सीकरण अपचयन। तो यहां पर भी जब अगर हम यहां पर, यदि हम यहां पर इस तरह से लिख दें KOH, तो हम प्रोडक्ट क्या दिखाएंगे? माइनस K प्लस, ये वाला। देखिए पहले स्टेप में हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन नहीं है, तो जब हमने OH माइनस आयन डाला तो उसने इस कार्बन पर आक्रमण किया, ऑक्सीजन पर चार्ज चला गया, और ये OH का बॉन्ड यहां बन गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बन गया है अणु, जिसको हम HO माइनस, है ना, यहाँ पर ये आपका OH यहीं लिख लेते हैं, जैसा है वैसा ही, ऐसे प्लस एक अणु अब और आ जाता है नया। ये क्या आया? नया आया एक अणु, तो ये दोनों भाग लिए हैं ना, एक अणु ये और दूसरा अणु ये। अब ये जो दूसरा अणु है, इसके क्योंकि कार्बन पर डेल्टा धनावेश और ऑक्सीजन पर डेल्टा ऋणावेश है ना, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का ये चार्ज वापस आएगा कार्बन के साथ। जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड में क्या हुआ था? पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चले गए थे। अब ऑक्सीजन थोड़ी देर तो इनको रख लेता है, फिर कार्बन को कहता है भाई वापस ले, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं संभाल सकता इन इलेक्ट्रॉनों को, वापस से पाई बॉन्ड बनाओ। तो जब वापस से पाई बॉन्ड बनाए तो क्या हो? कार्बन के पास ज़्यादा हो रहे हैं, वो वापस भेजे। किसको वापस भेजे? या तो जो आया था उसको, जो आया था वही चला गया, तो रिएक्शन हुई ना हुई बराबर। अब हाइड्रोजन को कहता है भाई तुम चले जाओ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्राइड के रूप में। अब ये हाइड्राइड कहाँ जाएगा? कार्बन पर। इस कार्बन पर जाएगा तो ये चार्ज यहाँ चला गया। अब आपके पास क्या बन गया यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड O, H तो जा चुका है, OH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया?
CH2 पहले से ही था, 2 H तो थे, तीसरा H और आ गया CH3, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हो गया है O-। तो एक बार को तो ये बनेगा। अब जब ये बन जाएगा तो क्या होगा, ये क्या है एल्कोक्साइड आयन, और ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो अल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है। तो अल्कोहल को तुरंत से यहाँ पे प्रोटॉन दे देगा। संयुग्मी क्षार और अम्ल पढ़ा है ना हमने कि यदि दो का जोड़ा हो कौन संयुग्मी क्षार और अम्ल में से अधिक तीव्र है, तो उसके हिसाब से क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक तीव्र है तो ये प्रोटॉन किसको दे देगा, अल्कोहल को। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ तो हो गया कार्बोक्सिलेट आयन, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये वाला H यहाँ आ जाएगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट। अब इसी रिएक्शन के अंदर कैनिज़ारो अभिक्रिया, मिश्रित कैनिज़ारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब दो। तो यदि हम ऐसे दो एल्डिहाइड ले लें जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, दोनों ही देती हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसमें भी क्रॉस अगर करें तो जैसे पहले हमने कहा 4 प्रोडक्ट बने थे, तो यहां पर भी कैसे बनेंगे, बहुत सारे बन जाने चाहिए। पर यहां पर हमेशा क्या होता है, यदि फॉर्मल्डिहाइड है, यदि फॉर्मल्डिहाइड है तो ऑक्सीकरण फॉर्मल्डिहाइड का ही होता है। क्या बन जाएगा, HCOO माइनस, और दूसरे का बन जाएगा अल्कोहल CH2OH। यदि दो एल्डिहाइडों का मिश्रण लें और कैनिज़ारो अभिक्रिया कराएं, ठीक है, तो 4 उत्पाद ना बनके केवल 2 ही बनेंगे। ऑक्सीकरण किसका होगा, फॉर्मल्डिहाइड का, और जो दूसरा है आपका उसका अपचयन। अब इसके अतिरिक्त देखो एक और रिएक्शन, है ना, OH माइनस, या यहां पर मैं लिख देती हूं KOH। उत्पाद क्या बनेगा, देखो बहुत आसान है, कोई यहां पे मुश्किल नहीं है। ऐसे लिख लो, इसको कैसे लिख लेंगे हम, एल्डिहाइड है, 2 एल्डिहाइड समूह है और दोनों एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर, अभी अल्फा कार्बन इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन है क्योंकि ये खुद कार्बोनिल है ना, 2 कार्बोनिल समूह है। इसमें होगी इंटरनल, आंतरिक कैनिज़ारो अभिक्रिया। दो एल्डिहाइड समूह एक ही यौगिक में है तो क्या होगी, आंतरिक कैनिज़ारो अभिक्रिया, इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, 2 एल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन, है ना। ये इसलिए एग्जाम्पल आगे करा रहे हैं कि एक बेसिक रिएक्शन तो हो गई, पर जब आप ज़्यादा अच्छे कंपटीशन में बाद में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें और ज़्यादा उसकी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आती हैं। 2 एल्डिहाइड हैं तो क्या हुआ, एक एल्डिहाइड का अपचयन, अपचयन जहाँ पे होगा क्या बन गया, अल्कोहल, और जहाँ ऑक्सीकरण COO माइनस, पोटेशियम है ना, तो या तो हम CO माइनस लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं COO माइनस K प्लस। आंतरिक कैनिज़ारो अभिक्रिया
हेलो फार्म अभिक्रिया, हेलो फार्म है ना, हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर क्लोरीन हो तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन हो तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन हो तो ब्रोमोफॉर्म। ये उन कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण में काम आती है जिसमें COCH3 समूह होता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया वो कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें COCH3 समूह होता है। यहां पर अब कुछ भी हो सकता है, यहां पर कीटोन भी हो सकता है, यहां पर बेंजीन भी हो सकती है, यहां पर और कोई बड़ा समूह भी हो सकता है ना। यहां पर कुछ बहुत बड़ा समूह लगा दें, CH2, 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 CH3, कुछ भी लगा दें, पर एक सिरे पर क्या होना आवश्यक है, COCH3। तो इनको हम कहेंगे मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन। कीटोन है और एक और मेथिल समूह आवश्यक है। मेथिल कीटोनों के परीक्षण के लिए यह अभिक्रिया काम आती है, कोई भी ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। परंतु आयोडोफॉर्म अभिक्रिया परीक्षण के रूप में जब प्रयोगशाला में लेते हैं तो हम आयोडोफॉर्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, लिक्विड है ना, उसका परीक्षण करेंगे तो सूंघने से बेहोश हो जाते हैं, देखने से पता नहीं पड़ता शक्ल क्या है, रंगहीन द्रव, बना या नहीं बना कैसे पता पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता पड़ेगा। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनेगा तो कैसा बनता है, पीले रंग का ठोस। आयोडोफॉर्म कैसा होता है, पीले रंग का ठोस। तो पीले रंग का ठोस जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा हमें पता पड़ जाएगा आयोडोफॉर्म बन गया। ऐसा कीटोन है जिसमें COCH3 समूह है। ये देखिए, ये रिएक्शंस कहाँ काम आती हैं। आपको कुछ इस तरह का सवाल किताब में भी दे रखा है कि यौगिक A है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ नारंगी अवक्षेप देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, अणुसूत्र इतना है, ऑक्सीकरण करने पर एक ऐसा एसिड बन जाता है जिसका अणुसूत्र ये दिया गया है। अब आप कौन सा यौगिक है बताइए, पहचानिए, है ना। तो ये सारी रिएक्शंस को उसमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। फेलिंग विलयन के साथ नहीं रिएक्शन दिखाता, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। कैसा कीटोन है, अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है इसका मतलब मेथिल कीटोन है। तो एक और तो मेथिल ग्रुप, शेष बचा हुआ जितना भी समूह है वो कार्बोनिल के दूसरी ओर जाएगा। अब दूसरी ओर जाएगा तो फिर उसमें देखेंगे संतृप्त है या असंतृप्त है। ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, पर फॉर्मूला जो है वो संतृप्त वाला नहीं है। अगर एल्केन हो तो क्या होना चाहिए, CnH2n+1। तो फिर अगर उसके बाद भी हाइड्रोजन की संख्या कम है तो क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिक यौगिक में डबल बॉन्ड तो होते हैं पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं किया, KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं दर्शाता है ना। ऑक्सैलिक एसिड जो एल्कीन की रिएक्शन है, तो वो सारी रिएक्शन को कंबाइन करके सवाल आ जाता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण दर्शाता है तो ये समूह है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दर्शाता है तो मतलब मेथिल कीटोन तो नहीं है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शंस आएंगी उसके अंदर हमें कंबाइन करके प्रयोग में लेना है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि वो कंपाउंड जो मेथिल कीटोन है, या तो इस तरह के यौगिक, सोडियम हाइपोहेलाइट है ना, NaOBr हो सकता है, NaOI हो सकता है, या इनकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो रिएजेंट या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन भी ले सकते हैं या NaOCl भी ले सकते हैं।
या हम NaOBr भी ले सकते हैं, या हम NaOH और Br2 का मिश्रण भी ले सकते हैं। दोनों से ही एक जैसी रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या होती है कि ये जो आपका CH3 है ना, हम अभी आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लेते हैं। आयोडोफॉर्म में क्या है, NaOH प्लस I2। क्या होगा, ये जो CH3 है, इस CH3 का कार्बन एक हाइड्रोजन और बाकी 3 आयोडीन। और ये जो आपका बचा RCO क्या बचेगा, CH3 का कार्बन तो निकल चुका है, क्या बचेगा, अब ये OH कैसे आ गया, ये वास्तविकता में O माइनस Na प्लस। है ना, तो रिएक्शन जो है बाद में जब आप बैलेंस करेंगे 3I2 लेना पड़ेगा, है ना, 3I2 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आपके जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है कितने यूज होंगे उसके हिसाब से आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, प्लस इसमें वाटर और बनेगा। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसकी क्रिया विधि जो है वो अगली बार देखेंगे। अगर उससे पहले आप देखना चाहें तो देख के आ सकते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। कि यहाँ पर आपका हेलोजन आएगा, एक हेलोजन, दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी हेलोजन, तीसरे हाइड्रोजन की जगह भी हेलोजन, और फिर उसके बाद ये समूह निकल जाएगा। क्या, हाँ 3 है ना, नहीं 3 बार, एक एक करके आएगा किताब में।